दोस्तों, इससे पहले हम 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको उनकी वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियो को देख सकते हैं। हमने एक ही वीडियो में 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रश्नों को शामिल किया है, जिसमें हिंदी, ईवीएस, सीडीपी और गणित सभी की एक एक वीडियो है। एक एक वीडियो में पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक का सभी जो प्रश्न हैं एक बार में ही ख़त्म कर दिए हैं। आज हम 2024 के एसएसटी पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित में से खगोलीय पिंडों से बना है। ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि से, नक्षत्रमंडल, ग्रह और सूर्य से, उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा से, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सौर परिवार में ये सभी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। पहला ऑप्शन है, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। दोस्तों, केवल शब्द सीटेट में नकारात्मक माना जाता है। सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। अगला प्रश्न है, पेरिया पुराणम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है। पहला ऑप्शन है, सिपाहियों और सैन्य जर्नलों के बारे में, राजाओं और रानियों के बारे में, विद्वानों और कवियों के बारे में, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ये साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक के द्वारा की गई थी। दोस्तों, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक सुपर टेट में भी पूछी गई थी। ऑप्शन है, पेरियार के द्वारा, रामाबाई के द्वारा, पंतुलू के द्वारा, ताराबाई शिंदे के द्वारा। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहला है, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है। पहाड़ महाक्षयित हैं। पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं। दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन इसका सही जवाब नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पर निर्माण आसान नहीं होता और रेल मार्गों का निर्माण प्रौद्योगिकी के द्वारा हो रहा है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। यानी अब टेक्नोलॉजी के विकास के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। दोस्तों, ये कथन गलत है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे 1886 में। इस आधार पर ये पहला कथन गलत हो गया। इसका कारण चेक कर लेते हैं। वह व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। दोस्तों, बी कथन बिल्कुल सही है, आर वाला। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला। ए गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं वायुमंडल में। पहला है, ओजोन और हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन जो है 78%, और फिर उसके बाद है ऑक्सीजन जो है 21%। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। दोस्तों, आप लोगों ने प्रिंसिपल के रूप में रखा देखा होगा, इसे ग्लोब कहते हैं।
जो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है। अगला प्रश्न है, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब पूरे चारों ऑप्शन गलत था। इसका 1 नंबर सभी को कॉमन मिला था, क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही जवाब से मैच नहीं कर रहा था। इसका सही जवाब था, लड़कों के लिए 18 वर्ष थी और लड़कियों के लिए इसकी उम्र 14 वर्ष थी। 14 वर्ष किसी भी ऑप्शन में इसका सही जवाब नहीं था। अगला प्रश्न है, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं। सही विकल्प का चुनाव करें। पहला है नीलगिरी हिल्स में, गारो हिल्स में, मालाबार हिल्स में, सुलेमान और किरथर हिल्स में। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सुलेमान और किरथर हिल्स में गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है। पहला है पौधों और जीव जंतुओं की गति से, निम्न दाब क्षेत्र से, उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति से। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, संघनित वायु की गति। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, निम्न वायु दाब क्षेत्र से ये उच्च वायु दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। दोस्तों, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक चीज़ याद, दोस्तों ये बम्बई प्रांत की बात कर रहा है और ये हरियाणा की, और दोनों का समय भी अलग है। तो क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। बिल्कुल भी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। ये अलग बात है, ये अलग बात है। और जब दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं हो, तब उसका सही जवाब व्याख्या नहीं होता है। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं कर। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं, उसे जन्मजात बीमारियां कहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं ये जन्मजात बीमारियां हो ही नहीं सकती, क्योंकि जन्मजात बीमारियां होती हैं जो बच्चा जन्म लेते ही उनके अंदर होती हैं। आनुवांशिक बीमारियां कहते हैं, आनुवांशिकी बीमारियां भी नहीं कहते, क्योंकि अपने माता पिता से जो बीमारियां मिलती हैं उन्हें आनुवांशिकी बीमारियां कहते हैं। संचारणीय बीमारियां कहते हैं, उपार्जित बीमारियां कहते हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, संचारणीय बीमारियां कहते हैं। कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें। कथन ए है 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। दोस्तों, ये भी बिल्कुल कथन सही है। यहाँ दोनों कथन सही हैं, ए और बी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। पहला है संसाधनों की खपत को घटाना। दोस्तों, ये बिल्कुल सहायता करता है। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, ये सहायता नहीं करता है। संसाधनों का पुनः चक्रण, ये भी सहायता करता है। वस्तुओं का पुनः चक्रण, ये भी सहायता करता है। यानी इसका सही जवाब है ए, सी, डी। ऑप्शन दूसरा, ए, सी और डी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। पहला है, इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ बेसिन होगा। यह बेसिन उपोषण में स्थित है। दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है, यह उपोषण में स्थित है। तीसरा है, इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। ये भी बिल्कुल सही है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं,
दोस्तों बेसिन क्षेत्र में स्थलाकृति नहीं होती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। ए बी सी कथन सही है, डी कथन गलत है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि। दोस्तों जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं यह स्थल रुद्ध है, यह महासागरों से घिरी है। दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। सूर्य ठीक सर के ऊपर होने का मतलब है सबसे ज़्यादा गर्मी। अगला प्रश्न है, कथन ए है, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1864 में हुई थी और वेद समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। और वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। दोस्तों ये आर्य समाज से बिल्कुल भी प्रेरित नहीं था, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। ए कथन सही है, बी कथन गलत है। अगला प्रश्न है, कथन पहला है, जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों यानी प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। दोस्तों ये कथन गलत है। उन्होंने इसे बांटा था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा। ए सही है, बी गलत है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिसका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। दोस्तों ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है, और ये दोनों कथन एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जनजातीय लोगों के बारे में, यानी ये कथन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, व्याख्या सही करता है। अगला प्रश्न है, दोस्तों हम और लोगों की तरह फालतू की बातों में आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि फालतू की चीज़ों की आदत हमें नहीं है। किसके कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं? पहला है भूगोलीय, यानी उसकी भौगोलिक स्थिति तिब्बत जैसी है, ये बिल्कुल सही है। धार्मिक समानता है, बिल्कुल सही है। समान भोजन है, भाषाई समानता है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। ये चारों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों गलत कथन बताना है। HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। आपने भगत सिंह मूवी में ये चीज़ देखी भी होगी। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी हत्या की थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इसकी स्थापना हुई, ये भी बिल्कुल सही बात है। दोस्तों इसकी स्थापना पंजाब में नहीं हुई थी। दोस्तों इससे पहले इसका नाम था HRA, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था। बाद में इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़कर चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह मिलकर इसको चलाते रहे। अगला प्रश्न है, क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? पहला है वस्तु की खोज, शुद्धिकरण, उपयोगिता, निष्कर्षण। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। शाहजहाँ ने बहुत सारी चीज़ें बनवाई, आपको पता है। उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। दोस्तों आगरा का लाल किला और ताजमहल और दिल्ली का लाल किला, आपको पता है ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं।
यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, इसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान की को दी गई, ना कि जमींदार को। दोस्तों ये भी बात बिल्कुल सही है, गांव के मुखिया को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। पहली परिस्थिति है, यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। दोस्तों ये कथन गलत है, यहाँ उपयोग हद से ज़्यादा किया जाता है। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। दोस्तों एक बात सोचिए, जहाँ के लोग टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं वहाँ के लोग परिश्रमी कैसे होंगे, वो थोड़े बहुत आलसी होंगे। यानी ये दोनों कथन गलत हो गए। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला। सी और डी कथन सही हैं, पहले दो कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? दोस्तों यह एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ये पृथ्वी पर नहीं है, हमने अपनी स्वेच्छा के अनुसार इनको खींचा है। ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। दूसरा है, ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए हैं, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए हैं, ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए हैं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए हैं। यही कोऑर्डिनेट स्थानों के होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? पहला है चांद का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य की ऊष्मा, पृथ्वी पर चट्टानें और महासागर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये चीजें पृथ्वी के आसपास हैं। अगला प्रश्न है, पहला अभिकथन है, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे होते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल कथन सही है, जैसे लड़कियों को गणित में अच्छा नहीं कर सकती हैं, ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है, लेकिन लड़कियां गणित में अच्छी होती हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्तियों में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती हैं तथा इन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। दोस्तों ये दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, आत्मपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण, केस स्टडी, विचार मंथन, प्रदर्शन। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, सर्वेक्षण सबसे अच्छा तरीका होगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, विधा विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है, इन विधा विशेषों में अंतः संबंध है। दोस्तों ये भी कथन सही है और ये इसके साथ मैच भी कर रहा है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। दोस्तों अब तक आपने एक बात नोटिस की, सभी प्रश्नों में यानी अब तक जितने भी कथन और कारण वाले प्रश्न पूछे गए हैं, ज़्यादातर प्रश्नों में इसका सही जवाब दूसरा ही निकल रहा है, यानी व्याख्या सही करता है। इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि अगर हमें इस प्रश्नों के सही जवाब ना पता हो तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना है बाकी औरों की अपेक्षा। इससे हमारे प्रश्न के सही होने के चांस ज़्यादा होंगे। दोस्तों ये चीज़ें केवल हम जिस सब्जेक्ट में बताते हैं उसी में फॉलो करनी है, सभी सब्जेक्ट में ये चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? पहला है सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए।
ये भी कथन बिल्कुल सही है। राजनीतिक वाद विवाद तथा जनसंवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, दोस्तों ये भी कथन बिल्कुल सही है। यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। दोस्तों इसकी कोई प्रथा नहीं है, यानी ये कथन गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ए बी सी कथन सही हैं, डी कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? पहला है, वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। दोस्तों ये बात गलत है। सभी ऐतिहासिक प्रकृति के नहीं होते, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरों और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं। दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी ए सी डी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, ए सी और डी। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। दोस्तों ये बिल्कुल बात सही है। रटना और परीक्षा ये दोनों चीज़ें नकारात्मक में आती हैं, और इन दोनों को हटाकर, यानी ये ऑप्शन सकारात्मक हो गया ये कथन। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है। दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। ये बिल्कुल सही कथन है, और दोनों एक दूसरे से संबंधित भी हैं। दोस्तों देखा, इसका भी सही जवाब ऑप्शन दूसरा निकला, यानी व्याख्या सही करता है। अगला प्रश्न है, एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। दोस्तों आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए और बी पर विचार करें। पहला प्रश्न है, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? यह विधानसभाओं में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? दूसरा प्रश्न है, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं? दोस्तों ऑप्शन हैं, दोनों ए और बी तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न तथ्यात्मक नहीं है, यानी ये कथन गलत हो गया। पहला संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि दूसरा तथ्यात्मक। दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए तथ्यात्मक नहीं है और दोनों संकल्पनात्मक नहीं है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। पहला जो प्रश्न है वो संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है, दूसरा तथ्य पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। दोस्तों इनमें से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो सामाजिक मूल्यांकन के दौरान उद्देश्य को समझने में मदद करेंगे? पहला है, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है? दोस्तों कौशलों की बात करना सकारात्मक होता है। क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्य पुस्तकों से? दोस्तों ये कथन गलत है, इसकी आवश्यकता नहीं है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है? दोस्तों ये भी कथन गलत है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसका सही जवाब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ए और डी कथन बचे हैं और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है केवल एक ही बात कर रहा हो, यानी डी तो सही होगा ही होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ए और डी दोनों कथन सही हैं। अधिगमकर्ताओं से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है? दोस्तों यहाँ भी कौशल की बात कर रहा है, यानी ये दोनों बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? दोस्तों एक बात जान लीजिए, अगर कोई ऑप्शन बाकी तीन ऑप्शनों से इतना बड़ा हो कि तीनों ऑप्शन उसमें शामिल हो जाएंगे, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन इतना बड़ा है कि बाकी के तीनों ऑप्शन इसके अंदर आराम से समा जाएंगे। तब ऐसे प्रश्नों का जवाब 99.99% वही सही होता है जो ऑप्शन बहुत ही अधिक बड़ा हो। सबसे अधिक बड़ा ऑप्शन सकारात्मक प्रश्नों में हमेशा सही होता है। आप ये कभी भी किसी भी पेपर को उठाकर चेक कर लेना। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? दोस्तों, नकारात्मक प्रश्न है, यानी आपको केवल नकारात्मक शब्द देखना है। पहला है, यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भी बता दिया है, और जो लोग पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बता देते हैं। अंक शब्द यानी अंकों के लिए किया गया कार्य हमेशा नकारात्मक में आता है। जितनी बार भी आपको अंक शब्द दिखाई देगा सीटेट में, वो हमेशा नकारात्मक में प्रयोग होगा, यानी आपको अब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अंक पर आधारित कार्य मतलब नकारात्मक। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। अगला प्रश्न है, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जा सके, वे हैं। पहला है समानता का अधिकार। दोस्तों, बिल्कुल ये मूल अधिकार सही है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, इसकी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जहां तीन अधिकारों की बात कर रहा हो। यहाँ केवल दो मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा जरूरी है वो है ऑप्शन डी, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। अगर ऑप्शन में तीन की बात कर रहा होता तब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार को भी शामिल कर सकते हैं। अब केवल दो अधिकारों की आवश्यकता है, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। ए और डी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? दोस्तों, जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आज वो सीखेंगे कि कैसे पेडागोजी को आसान तरीके से हल किया जाता है। पहला ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना। दोस्तों, प्रोत्साहित करना सकारात्मक होता है, लेकिन केवल शब्द हमेशा नकारात्मक में आता है, तो पहला ऑप्शन नकारात्मक हो गया। आपको तीसरे ऑप्शन में भी केवल शब्द दिखाई दे रहा है, यानी ये भी नकारात्मक हो गया। अब आपके पास मात्र दो ऑप्शन बचे, विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। चौथा ऑप्शन है आसपास के उदाहरणों से बचना। दोस्तों, उदाहरणों से बचना नहीं है, बल्कि उन्हें शामिल करना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। अगला प्रश्न है, इनमें से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। पहला है महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त कराना, विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझाना, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना। दोस्तों, सांस्कृतिक यानी बाहर की चीज़ों को पढ़ाई में जोड़ना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। बच्चे की जो बाहर की ज़िंदगी है उसे पढ़ाई से जोड़कर पढ़ाई करवाना बच्चों को, ये सबसे सकारात्मक होता है। शिक्षा का ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बच्चों के बाहर के जीवन को शिक्षा से जोड़ना। अगला प्रश्न है, कथन है भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि पहला है यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। दोस्तों, आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान नहीं करता है, स्वतंत्रता की और समानता की अवसरों की गारंटी प्रदान करता है, लेकिन आर्थिक गारंटी प्रदान नहीं करता है। यानी चौथा कथन गलत हो गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। ए, बी और सी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय तथा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है पहला है
भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित। दोस्तों यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, प्रतिस्थापित होगा। प्रतिस्थापित लोकतांत्रिक मूल्य। दूसरा है भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक सक्रियवाद। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। पहला है बालवाड़ियों का प्रावधान, बिल्कुल सही है। संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ये भी सही है। व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, ये भी बिल्कुल सही है। रात की पाली यानी रात की शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, चारों चीज़ें सही हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। दोस्तों ये बिल्कुल सही कथन है दोनों, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ आप खुद देख लीजिए, इसका भी सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। कितने प्रश्नों का आपका जवाब ऑप्शन दूसरा है। अब हम आपको एक तरीका बताते हैं कि अगर आपको इस प्रश्न का जवाब सही से ना पता हो और अगर आपको तुक्का लगाना हो तो आप तुक्का केवल ऑप्शन दूसरे पर ही टिक करना। इससे आपके प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे और पेपर भी पास होने के चांस ज़्यादा होंगे। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। दोस्तों दोनों एक दूसरे से संबंधित भी हैं और सही भी हैं। अब यहाँ भी इसका सही जवाब देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन है। दोस्तों हम ये चीज़ आपसे इसलिए कह रहे हैं कि आप दूसरा जवाब लगाना, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्नों में यही सही उत्तर है। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। जो चीज़ हम बता सकते हैं वो आपको कहीं और किसी यूट्यूब चैनल ने आज तक ना बताई होगी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। पहला है तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सकारात्मक है। संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, ये भी बिल्कुल सही है। परीक्षा निर्देशों के आधार पर शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तकों से कुछ विषयों को छोड़ देना। दोस्तों परीक्षा शब्द हमेशा नकारात्मक में प्रयोग होता है, यानी सी ऑप्शन गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। ए और बी दोनों कथन सही हैं, सी कथन गलत है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि। पहला इसका कारण है वे उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार रख और निकाल सकते हैं। दोस्तों ये कारण बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। स्थायी कर्मियों को वेतन ज़्यादा देना पड़ता है, अस्थायियों को वो कम दे सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि यानी भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम कर सकते हैं। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। जो अस्थायी कर्मचारी हैं वो किसी भी भत्ते की मांग नहीं कर सकते हैं, यानी पहले तीनों कथन सही हैं। स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। दोस्तों ये इसका कारण नहीं होता अस्थायियों को, स्थायी कर्मी भी परिश्रमी होते हैं और अस्थायी भी, ये इसका कारण नहीं है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। ए बी और सी कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा संभव है कि अपनी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशियाईकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय वस्तु प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है खास समुदायों का नाम लेने पर
उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशील से संभालना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा कराना चाहिए। दोस्तों विद्यार्थियों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है किसी भी चीज़ के लिए। यानी चौथा कथन गलत हो गया। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसमें चौथा ऑप्शन जो था वो कट गया है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। ए, बी और सी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? पहला है, यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। दोस्तों नैदानिक मूल्यांकन अगर हम बच्चों को जो गलतियां हैं उसके औपचारिक कक्षाएं चलाने के बाद करेंगे तो जब तक हमें नैदानिक चीज़ें ना पता होंगी कि हमें क्या करना है, बच्चे में क्या कमियां हैं, तो हम औपचारिक कक्षाएं कैसे चला सकते हैं। यानी ये औपचारिक कक्षाओं से पहले किया जाता है नैदानिक मूल्यांकन। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, उच्च माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उच्च प्राथमिक स्तर पर ये किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है, पहला है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत कथन है। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सही है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला। सी और डी कथन बिल्कुल सही हैं। ए और बी कथन दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं? पहला है, विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करना। दूसरा है, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने के कौशल विकसित करता है। तथ्यों को याद रखने में मदद करता है। दोस्तों सीटेट में याद शब्द नकारात्मक होता है। इसका सही जवाब दोस्तों, अगर यही चीज़ कक्षा में हो रही होती तो इसका सही जवाब कौशल विकसित करना सही होता। लेकिन फील्ड वर्क का कार्य है, यानी बच्चे प्रत्यक्ष रूप से सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है? पहला है, जाति व्यवस्था के प्रचलन को। दोस्तों जनजातियों यानी आदिवासी जो लोग होते हैं उनमें जाति व्यवस्था का प्रचलन नहीं होता है। दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, ये बिल्कुल सही है। विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, ये भी सही है। ऊंच नीच को, कम परिस्थितियों को, बिल्कुल सही है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। बी, सी और डी कथन सही हैं, ए कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से को परियोजना कार्य की विशिष्टताएं हैं? पहला है, यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है। ये बिल्कुल सही बात है। परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है। परियोजना कार्य घर में नहीं बल्कि हर जगह कर सकते हैं। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में संयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। दोस्तों ये दोनों कथन सही हैं, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा। ए और सी कथन सही हैं, दूसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही हैं? पहला है, यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है।
यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल गलत है। शिक्षिका अधिगम की गति को तय नहीं कर सकती है। अधिगम हमेशा बच्चों के आधार पर होता है। यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है। दोस्तों, अधिगम कभी भी जल्दी नहीं सीखा जाता है, क्रम में ही सीख सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला। ए और बी कथन सही हैं, बाकी के दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न या टिप्पणियाँ आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की हैं। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के गरीबी व असमानता के मुद्दों पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? पहला प्रश्न है, सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है? क्या यह उन्हें आलसी नहीं बना देगा? दूसरा है, ऐसा क्यों है कि विलास कारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? तीसरा है, गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते? भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ऐसा क्यों है कि विलास कारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देखते हैं? ये आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों, आगे के वर्षों की प्रैक्टिस के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।